नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग कोर्ट के अंदर की एक एनोमली पर चर्चा करने वाले हैं और एनोमली एनोमली से मतलब है जो गॉसिप्स होती हैं और वो गॉसिप्स के पीछे का कॉन्सेप्ट, मतलब गॉसिप्स के पीछे का कॉन्सेप्ट जानना बड़ी ज़रूरत है। हम देश के मतलब देश में हम लोग हैं तो कानूनों से बंधे हुए हैं। कभी धर्म उसको कहा जाता था तो आज संविधान उसको कहा जाता है। संविधान ही धर्म है भारत का, ये पक्की बात है। अब वो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कुरान और संविधान में से क्या चुनना पड़े तो वो कहते हैं कुरान चुनेंगे। संविधान कुरान ऊपर वाले ने बनाया और ऊपर वाले ने आपको बनाया, आपने संविधान बनाया, इसलिए हम ऊपर वाले के उसको चुनेंगे। ये इस तरह के कॉन्सेप्ट लोगों के रहते हैं। लेकिन भारत में जो भारतीयता है, भारतीयता तो सदैव ही धर्म धर्म भी संविधान हुआ करता था। और अभी इस लिखित संविधान पर हम चलते हैं तो संविधान ही चूंकि हमको गवर्न करता है, भले ही मुझे मालूम हो या ना मालूम हो, तो हमें ये तो जानना अति आवश्यक रहता है कि आखिर कोर्ट के अंदर का वातावरण कैसा होता है और उस वातावरण में चर्चाएं कैसी होती है और क्या क्या होता है। मैं बात कर रहा हूं, अभी वन शक्ति का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। वन शक्ति के जजमेंट को 2 जजेस की बेंच ने दिया था। उस जजमेंट को वापस रिकॉल किया है 3 जजेस की बेंच ने। चूंकि वो 2 जजेस की बेंच का था, इसलिए 2 जजेस की बेंच के जजमेंट को 3 जजेस ही वापस कर सकते हैं, या जो भी उनको करना हो ये वापस ले लिया और रिव्यू के लिए डाल दिया। वन शक्ति का जजमेंट इतना खतरनाक था, जो कि कॉमन कॉज के मामले में डिसाइड हुआ था पहले 2018 में, कि भाई इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बगैर कोई प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, और अगर कोई इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बगैर प्रोजेक्ट चल गया है तो उसको बुलडोजर लगाकर गिराना पड़ेगा। ये कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था। जबकि सरकार ने उसमें संशोधन करके ये कहा था कि भाई अगर किसी की इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है तो वो बाद में ले सकता है, उसकी कंप्लाइंस हम पूरी करवा लेंगे। और पोल्यूटर्स पे अगर अगर फिर भी जो नहीं सही हो सकता है तो पोल्यूटर पेमेंट करेगा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को। इन्वायरमेट डिपार्टमेंट उसकी जगह पेड़ पौधे और जो भी उसको लगाना है वो लगाएगा, या उसको सही करेगा दूसरी जगह से। तो ये कॉन्सेप्ट सरकार ने चेंज किया था, वो डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत को तेजी से डेवलपमेंट करवाना है। तो ये संभव है कि इन्वायरमेंट कहीं कहीं उसमें कुछ पॉइंट रह जाएं। सरकार ने उसको रास्ता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली लागू करते हुए, पुराने जजमेंटों को हटाते हुए, सीधा 2 जजेस की बेंच ने, और 2 जजेस की बेंच में ऑनरेबल जस्टिस ओक और ऑनरेबल जस्टिस भुवन, इन 2 जजेस की बेंच थी, उन्होंने स्ट्रिक्टली लागू करने की बात कही थी। और ये कहा था कि ये स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए इसका, और इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। वो बुलडोजर लगा के प्रोजेक्ट गिराने पड़ेंगे जिनकी पोस्ट प्रोजेक्ट क्लियरेंस ली गई है या ली जानी है, यानी कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जिसकी क्लियरेंस नहीं थी। अब इसमें समस्या ये आती है कि जस्टिस भूयान चूंकि ओरिजिनल जजमेंट के पार्ट थे और 3 जजेस की बेंच में भी, और ऑनरेबल जस्टिस ओक रिटायर हो चुके हैं। ओक रिटायर होने का मतलब था अब उनको बिठाया नहीं जा सकता, और अब भूयान साहब बैठेंगे क्योंकि वो उसके ओरिजिनल पार्ट थे। 3 जजेस की बेंच बैठी, ऑनरेबल जस्टिस विनोद चंद्रन और ऑनरेबल जस्टिस मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ में भूयन। सुनवाई करी। सुनवाई के बाद मतलब जब उन्होंने ये इसकी रिव्यू पिटीशन गई थी, तो अभी ये तय होना था कि इसको जजमेंट को रिव्यू होना है कि नहीं होना है। उसके बाद सुनवाई करेंगे। तो रिव्यू के लिए अगर कहेगा तो पुराने वाले जजमेंट को अभी या तो रिकॉल करे या स्टे करे। अब स्टे करना उचित नहीं, रिकॉल कर लिया उन्होंने, वो जजमेंट वापस ले लिया। और वापस लेकर ये कहा था, आपको याद होगा जब ये जजमेंट आया था तभी मैंने कहा था ये बहुत बड़ा संकट भारत में खड़ा कर देगा, और भारत जो विकास की दर अरबों खरबों डॉलर खर्च कर चुका है वो फिर तोड़ने में उतने खर्च करने पड़ेंगे, तो विकास किसको हम कहेंगे। अब ऑनरेबल जस्टिस भूयान चूंकि ओरिजिनल जजमेंट के पार्ट थे, पहले वाले जजमेंट वन शक्ति के जजमेंट के पार्ट थे, इसलिए उनका जजमेंट डिसेंडिंग गया, सुनवाई के बावजूद डिसेंडिंग गया। और 2 जजेस जो नए आए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई और ऑनरेबल जस्टिस विनोद चंद्रन, इन दोनों ने एक जजमेंट लिखा। मतलब ये इस पक्ष में गए कि भाई डेवलपमेंट का ये जो भारत का माहौल है, ऑलरेडी हमारे पास पोल्यूटर्स पे का प्रिंसिपल है, तो अगर किसी प्रोजेक्ट में गलती रह गई है तो उस पर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन लेना चाहिए, और वो सरकार उसको दूसरे तरह से यूटिलाइज करे और
वो जो इन्वायरमेंट है उसको सही करें। हालांकि भारत सरकार की खास बात यह है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में जो समिट्स होती हैं, अर्थ समिट वगैरह, उन समिट्स में भारत ने जो प्रॉमिस किया था उससे बहुत पहले अचीव कर लिया। वो अलग बात है कि कितने पेड़ जिंदा रहते होंगे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, एक एक दो दो करोड़ केजरीवाल ने कह दिया कि हमने इतने करोड़ पेड़ लगा दिए, दिखे तो नहीं लेकिन कह दिया लगा दिए। हालांकि अभी उस पर एक कॉन्सेप्ट आना बाकी है मेरे अनुसार कि जो पेड़ लगाएगा वो 5 साल तक उसको जीवित रखेगा, उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उसकी, जितने जीवित पेड़ रहेंगे उसका ही पेमेंट होगा, भले हमको 5 गुना देना पड़े। यानी कि अगर कोई पेड़ 100 रुपए का है आज की तारीख में लगता है तो हम आपको 500 देंगे, लेकिन 5 साल बाद देंगे। 5 साल बाद हम आपको इसलिए देंगे क्योंकि पेड़ को जिंदा रखना है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में पेड़ जिंदा रह सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि पार्टी कार्यालयों के बाहर पड़े रहते हैं, ग्राम पंचायत के बाहर पड़े हुए हैं पेड़, खरीद लिया सरकार ने, और खरीद कर उसने कहा 2 करोड़ पेड़ हमने खरीद लिए, 2 करोड़ भिजवा दिए। कौन कौन लगाएगा इनको? लगाने के मैकेनिज्म तो अपने पास है नहीं। तो वो पार्टी कार्यालयों के जिसको अच्छा लगा जो पेड़, वो अपने यहाँ घर में इधर उधर लगा लेता। लेकिन फिर भी ये इतनी कुदशा होने के बावजूद पेड़ों का जो स्ट्रक्चर है वो हमने पूरा कर लिया। मतलब ये जो टारगेट था वो पूरा कर लिया, जो केंद्र सरकार उस टारगेट को कह रही थी वो हमने पूरा कर लिया, और पूरा बिफोर टाइम कर लिया इंटरनेशनली। 33% की बात हम कहते हैं कि भाई 33% हम पेड़ लगाएंगे, भारत 33% में आ गया है। थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी तो कर रहे होंगे, लेकिन अभी टाइम बहुत है, और भारत अब मुझे लगता है कि 40% क्रॉस कर जाएगा, जो टाइम पीरियड उन्होंने दिया। मेरे ख्याल से 2029 या 2030 का टाइम है। अब सवाल इसमें यह पैदा होता है कि मतलब भारत ने अचीव कर लिया इतनी उसके बावजूद, तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पोल्यूटर्स पे का प्रिंसिपल है, तो सरकार को वो पेमेंट चला जाना चाहिए। आपने जो किया है गलत, सरकार उसको कॉम्पनसेट कर लेगी, सरकार उसको लगातार एनवायरनमेंट को सही कर रही है तो सरकार कर लेगी। इसलिए स्ट्रिक्टली इसको लागू नहीं करना चाहिए, नहीं तो देश के डेवलपमेंट, देश में जो एनर्जी एक्सपेंडिचर हो चुका है, जो लेबर लग चुकी है, वो सब गलत हो जाएगा। तो इन दोनों ने वो जजमेंट लिखा। अच्छा, एक चीज जो होती है वो ये होती है कि जजमेंट जब लिखते हैं, तीनों जजेस सपोज अलग अलग लिख रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि भाई हमने ये जजमेंट लिखा है, हमारी लाइन ये है, अब देख लो। तीनों अपने एक दूसरे को शेयर करते हैं। जस्टिस भूयान ने स्ट्रिक्ट जजमेंट लिखा, क्योंकि वो ओरिजिनल जजमेंट के पार्ट थे, इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट जजमेंट लिखा, और उन्होंने कहा कि बात की जो कॉमन कॉज के बाद के सब्सिक्वेंट जो जजमेंट हैं वो इन पर क्यूरियम हैं, यानी कि वो कॉमन कॉज के जजमेंट का हवाला नहीं देते, पुराने जजमेंटों का हवाला नहीं देते, इसलिए ये जजमेंट इन्फोर्शिएबल ही नहीं है। अब चूंकि वो जजमेंट इन्फोर्शिएबल नहीं है, और चीफ जस्टिस ने अपने में लिखा था कि भाई कॉमन कॉज के बाद ये और 2 जजमेंट आ चुके हैं, और ये 2 जजमेंट चूंकि और आ चुके हैं जो रास्ता बना रहे हैं, जो रास्ता दे रहे हैं कि नहीं एक्सेप्शनल ऐसा हो सकता है, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है। चीफ जस्टिस का जजमेंट उनके साथ शेयर हुआ होगा, उन्होंने स्ट्रिक्टली लिख दिया कि ये तो जजमेंट वैलिड ही नहीं है, ये इन्फोर्सेबल ही नहीं है, क्योंकि कानूनन प्रोसीजरल इसमें इन पर क्यूरियम है। चीफ जस्टिस के पास उनका जजमेंट आया होगा, जस्टिस भुआन का। अब जजमेंट आया तो तीनों ने अपने अपने जजमेंट कर लिया, जजमेंट प्रोनाउंस करने का नंबर आया। तो चीफ जस्टिस ने एक बात कही, और चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मेरे लर्नड फ्रेंड जो कि ओरिजिनल जजमेंट के पार्ट थे, और उनका स्वाभाविक है कि वो उस पक्ष में जाएंगे जो उनका ओरिजिनल जजमेंट है, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल जजमेंट में बहुत सारे दिमाग लगाया था या लगाया होगा, तो वो उस जजमेंट के साथ जाएंगे। उन्होंने मेरे जजमेंट को क्रिटिसाइज किया कि ये जो पॉइंट मेरे लिखे गए हैं ये पॉइंट तो वैलिड ही नहीं है। इसके बावजूद मैं बताऊं, उन्होंने चीफ जस्टिस ने ये कहा, उन्होंने कहा इसके बावजूद पूर्व के चीफ जस्टिस की तरह मैंने अपने जजमेंट में इतनी क्रिटिसाइजेशन के बावजूद मैंने अपने जजमेंट में कोई बदलाव नहीं किया। मैंने जैसा लिखा था वैसा ही जजमेंट लिख दिया। मैंने जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था जिन बिंदुओं को, उसको नहीं किया। अब पुरानी बात उन्होंने कही कि जो पुराना एक जजमेंट है कम्युनिटी सर्विस वाला, कम्युनिटी सर्विस के जजमेंट में ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उन्होंने जजमेंट लिखा, और उन्होंने पुराना जजमेंट जो कि ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर का हुआ करता था,
ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ये कहा था कि कम्युनिटी, चूंकि देश है, सरकार का पार्ट है, इसलिए कम्युनिटी की जो कोई प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टियां हैं, उन प्रॉपर्टियों पर कम्युनिटी का कोई कोई वो नहीं है कि भाई अब इनकी है। वो कम्युनिटी कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार के अधिग्रहण का मामला, और ये सब उन्होंने लिखा। ऑनरेबल जस्टिस अब डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने जजमेंट में लिख दिया कि कृष्णा अय्यर साहब ने इस मामले में डिससर्विस की है, जस्टिस की डिससर्विस ऑफ द जुडिशरी जस्टिस की है। ये जजमेंट जब ऑनरेबल जस्टिस उस समय की नागरत्ना के पास गया उस बेंच में, तो उन्होंने इसको क्रिटिसाइज कर दिया, इस पॉइंट को क्रिटिसाइज कर दिया। उन्होंने कहा कि डिससर्विस कहना किसी भी जज के लिए अच्छा नहीं है। वो अपनी रीजनिंग लगा रहे थे, आप अपनी रीजनिंग लगाइए। और वो उस जजमेंट में ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना डिसेंड में चली गई थी। चंद्रचूड़ साहब के ज़्यादातर मामलों में अगर ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना उसमें थी, तो बहुत सारे मामलों में वो डिसेंड गई हैं, उन्होंने बोल्ड जजमेंट किए हैं। तो ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना ने उस विषय पर लिखा कि डिससर्विस कहना किसी भी जज के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं लिखना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जब उनके जजमेंट को पढ़ा, तो उनके जजमेंट में ये लाइन उन्होंने पढ़ ली। उस लाइन के आधार पर उन्होंने अपने जजमेंट में जो डिससर्विस ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज लिखा था, उन्होंने वो डिससर्विस ऑफ कम्युनिटी वो लाइन हटा दी। और फाइनल जब वर्डिक्ट आई, तो ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना के जजमेंट में तो डिससर्विस लिखा था कि भाई चीफ जस्टिस डिससर्विस कह रहे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जजमेंट में वो डिससर्विस ऑफ कृष्णा अय्यर बाय कृष्णा अय्यर वो हटा दिया गया था। अच्छा, कृष्णा अय्यर के विषय में ये भी कहा जाता है कि भाई वो बड़े हैवी जजमेंट लिखते थे, बड़ी लाइनें उन्होंने तय की हैं। ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर की टिपिकल भाषा होती थी, उसको समझना थोड़ा आसान नहीं होता था। इसलिए बहुत सारे लोग उनको अपना प्रेसिडेंट मानते हैं कि भाई कृष्णा अय्यर की लाइन पर हमें चलना है। हो सकता है ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना भी ऐसा मानती हो, लेकिन डी.वाई चंद्रचूड़ साहब, जो कि उनके पिता भी वाई.बी. चंद्रचूड़, वो भी चीफ जस्टिस थे, परिवार से आते हैं, इसलिए उन्होंने, मुझे लगता है कि वो अपनी लिगेसी अलग से तय करें, तो डिससर्विस ऑफ कम्युनिटी बाय द ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर लिख दिया होगा। नागरत्ना साहब ने उस लाइन को क्रिटिसाइज किया, तो उन्होंने जब जजमेंट अपलोड किया तो उसमें वो लाइन गायब थी। ये बात ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, ये बात ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई ने प्रोसीडिंग जजमेंट प्रोनाउंसमेंट के समय पर कही। अब ये एनोमली है, ये एनोमली है कि भाई एनोमली कहना ठीक नहीं होगा, ये इंटरप्रिटेशन का मामला है और ये गॉसिप्स हैं। मुझे लगा कि कभी कभी गॉसिप्स पर भी चर्चा होनी चाहिए कि कैसे सोचता, कैसे है जुडिशरी, कैसे सोचती है, जज कैसे सोचता है, और सोचते समय वो करता कैसे है। क्योंकि जजमेंट तो उतना ही है एक पैराग्राफ का, उसकी रीजनिंग, जिसको परक्यूरियम कहा जा रहा है, जिसको इन परक्यूरियम कह देते हैं कि भाई अगर पीछे की रीजनिंग और आपने पुराने जजमेंटों का हवाला नहीं दिया तो फिर ये नहीं चलेगा। तो वो उसको लिखते समय कुछ ओबिटा डिक्टा लिखते हैं, कुछ रेशियो लिखते हैं। ओबिटा डिक्टा मतलब अपनी कहानी भी बताते हैं, कोई कहानियां ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा था तो वैसा हो गया, वो सब लिखते हैं कहानियों में। और कुछ हिस्सा रेशियो का लिखते हैं जो जजमेंट से रेलिवेंट होता है। बहुत बार मैं चर्चा कर रहा होता हूं तो कुछ लोग लिखते हैं कि आप पता नहीं कहां कहां बहक गए। ये जो मेरा बहकना है, रिलेवेंसी, कुछ मामलों को लगाकर मैं कोशिश करता हूं, ये कोर्ट की भाषा में ओबिटा डिक्टा कहते हैं। ओबिटा डिक्टा से मतलब है जजमेंट का रेशियो लिखने से पहले उसके बैकग्राउंड को समझाने के लिए भी एक स्टोरी बनानी पड़ती है कंप्लीट। अब जो लोग बहुत जानकार हैं उनको लगता है ये तो बेकार लिखा है, और जो लोग जानकार नहीं हैं उनको वो स्टोरी से अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है। वही मैं भी करने की कोशिश करता हूं, और मैं भी एक पूरा स्टोरी बताने की कोशिश करता हूं। जो बहुत होशियार लोग हैं उनको लगता है टाइम खराब हो रहा है, और जो नए हैं जिनको अभी इन चीजों में घुसना है उनको लगता है कि बहुत अच्छा है। आप भी लिखकर बताइएगा कि ये जो मैं कहानी पूरी बताता हूं, पूरे फैक्ट को लाने की कोशिश करता हूं, वो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? केवल उतना पोर्शन 2 मिनट का बना देना चाहिए? मैं तो नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट
को फॉलो करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिशनर, और इसलिए मैं लोअर कोर्ट की तरह 4 लाइनें नहीं लिख सकता। हमने तो पुराने इतिहास को कि किसी जज, आज जो जजमेंट आया उसमें पिछले 10 जजमेंट क्या कह रहे थे और पिछला क्या कह रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन आप अपना रखे रहिए, आप अपनी बेयरएक्ट रखे रहिए, ये लोअर कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट की अपनी स्टोरी है, उससे बेयरएक्ट अगर मिलेगा तो वो मानेगा, उससे अगर बेयरएक्ट कॉन्ट्रडिक्शन में जाएगा तो वो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देगा। इसको हम कहते हैं पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के आधार पर जजमेंट लिखे जाते हैं, और वो पब्लिक पॉलिसी क्या है, पूर्व उद्धरण है, बहुत सारी चीजें हैं, वो लिखा जाता है, वो बताया भी जाता है, और वो लिखने के बाद रेशियो पे, ओरिजिनल पॉइंट पर आते हैं और तब कहीं जजमेंट लिखते हैं। तो ये जजमेंट एक दूसरे के साथ जब इधर से उधर जाते हैं, तो जैसे डिससर्विस ऑफ कम्युनिटी लिख दिया और जैसे चंद्रचूड़ ने, तो वो ओबिटेड डिक्टा था, वो बाइंडिंग नहीं था। लेकिन नागरत्ना साहब ने भी वही लिख दिया कि भाई ये तो है, वो तो डिसरिस्पेक्ट है किसी भी जज के लिए, जो अच्छा नहीं है। तो ये आपस में कहानी है। इसी को बी आर गवई साहब कह रहे थे, मैंने कोई चेंज नहीं किया, पहले के पूर्व चीफ जस्टिस करते रहे, लेकिन मैंने कोई चेंज नहीं किया। मैंने मेरे लर्नड फ्रेंड के द्वारा जो जजमेंट लिखा गया और उन्होंने मेरे जजमेंट को क्रिटिसाइज किया, उस क्रिटिसाइज के बावजूद मैं इसी जजमेंट पर एक भी लाइन मैंने चेंज नहीं करी और मैंने इसको प्रोनाउंस कर दिया। ये बात उन्होंने कही। मुझे लगा कि हम लोग उस बात को समझें, थोड़ा सा चर्चा दूसरी दिशा में भी कर लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।